अच्छा जी, ओ लेवल अकाउंटिंग का हमारा सब्जेक्ट है। ओ लेवल अकाउंटिंग में हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यूज कर रहे हैं, और पेपर हमारा है मई जून 2022 12, यानी डेफिनेटली इट्स योर ओन वेरिएंट। तो मई जून 2022 12 का पेपर है, 22-12 का। तो विच टास्क वुड बी कैरिड आउट बाय बुक कीपर? कंपेरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिटवीन years, no. Preparation of financial statement, no. Provision of information of decision making, no. Recording financial transaction, yes. वन का आंसर क्या है? डी। वन का आंसर क्या है? डी। क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जो है वो अकाउंटिंग का हिस्सा और वो बुक कीपिंग का हिस्सा नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना अकाउंटेंट का काम, वो अकाउंटिंग में आता है। रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो बुक कीपिंग का हिस्सा है। विच टास्क वुड बी कैरिड आउट बाय बुक कीपर? रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आगे जी। The following ledger account appeared in the books of Lee, a trader. अमराज अकाउंट दिया हुआ है, हम कौन है? हम ली हैं। ली हैं और अमराज अकाउंट हम देखेंगे। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अमराज अलाउड ली 100 ट्रेड डिस्काउंट ऑन 30th अप्रैल। तो अमराज ने 30th अप्रैल को जो है वो ट्रेड डिस्काउंट दिया है, दैट्स रॉन्ग। अमराज ओड ली 2100 ऑन 1st अप्रैल, ये भी गलत है, क्योंकि अमराज ओड ली नहीं है, ली ओड अमराज, क्योंकि अमराज उसका ट्रेड पेबल है, ली ने अमराज के पैसे देने हैं। तो ली ओड अमराज 2950 ऑन 30th अप्रैल, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। क्या आपने 30th अप्रैल को ली ने अमराज को 2950 पे करने हैं, बिकॉज अमराज जो है उसका ट्रेड पेबल है। ली नेट परचेजेस फ्रॉम अमराज इन अप्रैल वर 2900, तो ये भी ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि परचेजेस जो उसने की हैं ली ने अप्रैल में वो आपकी 3000 की हैं, ठीक है जी। पेमेंट वो कम कर रहा है, वो एक अलग बात। तो सी आंसर है इसका। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? सी इज गोइंग टू बी द आंसर कि ली ओड अमराज 2950 ऑन 30th अप्रैल के एंड पे आपने ये पैसे उसको पे करने। इसको आप ट्रेड पेबल अकाउंट भी कह सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी है ये ट्रेड पेबल के हवाले से। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जफर, हाउ वाज दिस रिकॉर्डेड इन द साराज लेजर? जफर जो है वो क्या हो जाएगा? डेबिट जफर अकाउंट और क्रेडिट सेल्स अकाउंट। तो सेल लेजर में जफर अकाउंट डेबिट होगा और जनरल लेजर में सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। उमर सेंट ए क्रेडिट नोट टू मरियम फॉर गुड्स रिटर्न, हाउ वुड मरियम रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन? उमर ने क्रेडिट नोट जो है वो भेजा है मरियम को, मरियम कैसे रिकॉर्ड करेगी इस ट्रांजेक्शन को? तो उमर अगर क्रेडिट नोट सेंड कर रहा है तो मरियम क्या दे रही है बेटा? डेबिट। मरियम डेबिट नोट दे रही है तो मरियम क्या कर रही है? रिटर्न आउटवर्ड कर रही है। तो एंट्री होगी उमर टू परचेज रिटर्न, सी आंसर है इसका। उमर टू परचेज रिटर्न इन द बुक्स ऑफ मरियम, बिकॉज मरियम डेबिट नोट इशू कर रही है, रिटर्न आउटवर्ड की एंट्री होगी। Ben sold goods to David for 900 cash. In which book of prime entry would David record this transaction? Obviously cash book, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन जिसमें कैश और बैंक इन्वॉल्व होता है वो आप कैश बुक में ही रिकॉर्ड करते हैं। A petty cashier received 100 from chief cashier and 10 from an employee who had made private calls on the business telephone. How would these amount be recorded in the petty cash book and the cash book? तो जो 10 रुपए उसने एम्प्लॉई से रिसीव किए और रिसीव किए 100 भी, तो वो पेटी कैश बुक में डेफिनेटली 10 डेबिट होंगे, 10 भी डेबिट होंगे, और जो $100 रिसीव किए वो भी आपके डेफिनेट डेबिट होंगे। तो 110 डेबिट होगा पेटी कैश बुक, 0 होगा क्रेडिट पेटी कैश बुक, फिर डेबिट कैश बुक भी 0 है, और क्रेडिट कैश बुक आपका कितना हो जाएगा? 100 से। क्योंकि जो कैशियर पेटी कैशियर के पास जो पैसे आएंगे वो चीफ कैशियर दे रहा है ना। चीफ कैशियर कहाँ से दे रहा है बेटा? आपकी जो नॉर्मल कैश बुक है उसमें से दे रहा है, जो आपकी मेन कैश बुक है उसमें से दे रहा है। तो मेन कैश बुक 100 से क्रेडिट हो जाएगी, पेटी कैश 100 से डेबिट हो जाएगा, और 10 से भी पेटी कैश डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉई ने जो जाती इस्तेमाल किया था वो हम उससे पैसे वापस ले लेंगे। तो डी आंसर है। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ कंपनसेटिंग एरर? अ पेमेंट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट रिपेयर वाज डेबिटेड टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, ये आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है। अ परचेज ऑफ गुड फ्रॉम सी जॉन्स वाज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ सी जॉन्स, ये आपका एरर ऑफ कमीशन है। सेल ऑफ गुड 65 टू अजीज वाज एंटर्ड इन द बुक्स एज 56, ट्रांसपोजिशन एरर है। और वेजेस अकाउंट वाज अंडरकास्ट बाय 100 एंड द रेंट अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय 100, ये आपका आंसर है। ये कंपनसेटिंग एरर है, क्योंकि वेजेस का जो कम लिखना जो है वो रेंट अकाउंट के ज्यादा लिखने के साथ कंपनसेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक्सपेंस हैं और दोनों डेबिट होते हैं। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ अब्दुल्स ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 2 errors were discovered. The purchase of a machine by bank transfer 5,000 was omitted from the accounts, or purchase of a motor vehicle 15,000 was entered in the motor vehicle repair account.
व्हाट इफेक्ट विल करेक्टिंग दिस एरर हैव ऑन द नॉन करंट एसेट? तो ये आया था, पहले जिक्र किया था मैंने, इंक्रीज 20,000 और डिक्रीज 5,000। ये सेम है, 20,000 से इंक्रीज हो जाएगा और 5,000 से हमारा ये डिक्रीज हो जाएगा। ये मैं एक मिनट। अच्छा जी, मशीन हमने की है जी, परचेज की है, बैंक ट्रांसफर वाज ओमिटेड फ्रॉम द अकाउंट्स। तो मशीन डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा। तो व्हाट विल विच विल इफेक्ट द करेक्टिंग दिस एरर हैव ऑन नॉन करंट एसेट? आपने लिखा ही नहीं मशीन को डेबिट साइड पे, तो नॉन करंट एसेट को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा यहाँ पर 5,000 से। और फिर परचेज ऑफ मोटर व्हीकल वाज एंटर्ड इन द मोटर व्हीकल रिपेयर अकाउंट, तो यहाँ पर भी 15,000 से नॉन करंट एसेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। दूसरा, बैंक जो है वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा 5,000 से। तो इसका सही आंसर है, पहले भी ये आया हुआ है। Why is a sale ledger control account usually prepared by different member of staff than the person who maintain the sale ledger to deter fraud? फ्रॉड से बचने के लिए, फ्रॉड से कवर अप करने के लिए। व्हाट वुड बी द रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट? तो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आपका क्या आएगा? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न जो है क्रेडिट साइड पे आता है। Maria draft income statement showed a profit for the year 38750. On 31st December, Maria received a 5% bank loan of 4,800, which was incorrectly treated as revenue receipt. यानी बैंक लोन को आपने इनकम ट्रीट कर लिया। इन एरर अ होल ईयर इंटरेस्ट ऑन द बैंक लोन वाज इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31st मार्च। और हमने पूरे साल का जो इंटरेस्ट है ऑन 31st दिसंबर है ना, और ये 31st मार्च को प्रॉफिट आ रहा है 2022 को। जनवरी फरवरी मार्च 3 माह का लोन पे इंटरेस्ट था, हमने पूरे साल का इंटरेस्ट शामिल कर लिया। व्हाट वाज द करेक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर? क्या करेंगे हम? कैलकुलेट करो जरा, फिर मैं आपको बताता हूँ, कोशिश करो जरा। तुम्हारे पास। अच्छा जी, क्या करेंगे मूसा? हम 4,800 का, क्योंकि 4,800 हमारा बैंक लोन है, उसका 5% इंटरेस्ट निकालेंगे इंटू 3/12, क्योंकि 3 माह का इंटरेस्ट आपने पे करना है ना। तो 4,800 का 5% आप निकालेंगे इंटू 3/12, तो आपका बेटा आ जाएगा 60। तो 60 का आपने इंटरेस्ट पे करना था, लेकिन 60 इंटरेस्ट एक्सपेंस में लिखने की बजाय आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस में बेटा कितना लिख दिया है, यानी पूरा जो इंटरेस्ट पूरे साल का था 5%, यानी 240 लिख दिया आपने, जबकि आपने लिखना 60 था। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने 180 से एक्सपेंसेस को ज्यादा लिख दिया है। तो आप क्या करेंगे? आप 180 जो है वो प्रॉफिट में वापस क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। और आपने गलती से अपनी इनकम में भी लिख दिया है 4,800 पूरे का पूरा। 3,8,750 में से माइनस 3,8,750 में आप क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे बेटा 180, जो आपने इंटरेस्ट ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया था, और माइनस कर देंगे 4,800 की इनकम जो बैंक लोन था सर। तो आपका आंसर आ जाएगा 3,4,130। बी आंसर आपका आ जाएगा 3,8,750 प्लस 180। या ये भी कह सकते हैं कि आप 240 ऐड कर देंगे, 60 माइनस कर देंगे, और फिर 4,800 जो आपने इनकम में लिख लिया है एज रेवेन्यू, वो भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो बी आंसर है 3,4,130। विच स्टेटमेंट अबाउट द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट करेक्ट? तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए, डेप्रिसिएशन के लिए स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, और ये पूछ रहा है a lower amount of depreciation charge in the early year of the asset life than in the later years। तो ये ए आंसर है इसका बेटा, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में शुरू में द एसेट विल डेप्रिशिएट मोर इन अर्ली ईयर्स एंड लेस इन लेटर ईयर्स। ये उल्टा कह रहा है, ठीक है जी। वो कह रहा है लोअर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज इन द अर्ली ईयर, तो ये गलत है। लेकिन ये तो ऑलरेडी गलत है, वो कह रहा है इज नॉट करेक्ट, तो ए तो नहीं है। ईच ईयर गिवन परसेंटेज इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट लेस द डेप्रिसिएशन टू डेट। हर साल एक परसेंटेज जो है वो हम एसेट में से, कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं, और साथ में जो डेप्रिसिएशन टू डेट तक होती है। इट इज यूज फॉर एसेट विच गिव ग्रेटर बेनिफिट इन अर्ली ईयर ऑफ देयर लाइफ। द नेट बुक वैल्यू ऑफ द नॉन करंट एसेट विल नेवर रीच ए नील वैल्यू। ठीक है जी। तो इसका डी आंसर है कि नेट बुक वैल्यू ऑफ द नॉन करंट एसेट विल नेवर रीच ए नील वैल्यू। यानी अच्छा सॉरी, वो कह रहा है इज नॉट करेक्ट, आई एम सॉरी। तो डी भी करेक्ट है, ठीक है जी। इट इज यूज फॉर एसेट विच गिव ग्रेटर बेनिफिट इन अर्ली ईयर ऑफ लाइफ, ये भी ठीक है। ये बी इसका आंसर जो है ना, ईच ईयर अ गिवन परसेंटेज इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द
एसेट लेस द डेप्रिसिएशन टू डेट। तो बेटा डेप्रिसिएशन टू डेट तो ऑलरेडी आ जाती है उसमें, तो गिवन परसेंटेज भी डिडक्ट करनी है आपने और डेप्रिसिएशन टू डेट भी डिडक्ट करनी है, दैट इज रॉन्ग। ठीक है ना? तो हर साल आप डेप्रिसिएशन टू डेट है वो माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट में, एंड दैट्स इट। डबल अमाउंट तो नहीं ना माइनस करनी है आपने। तो ये जो बी है ये आपका इनकरेक्ट है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हवाले से, क्योंकि इज नॉट करेक्ट। विच स्टेटमेंट अबाउट द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट करेक्ट। तो ए मैंने बताया था कि ए जो है वो करेक्ट नहीं है। अ लोअर अमाउंट ऑफ, यही आंसर था, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अ लोअर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज इन द अर्ली ईयर ऑफ द एसेट लाइफ देन इन द लेटर ईयर्स, ये गलत है। दैट इज नॉट करेक्ट अबाउट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मैंने बताया था हायर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। ठीक है ना? तो ए आंसर है इसका। बी ऑलरेडी ठीक है, इट इज यूज फॉर गिव ग्रेटर बेनिफिट इन अर्ली ईयर ऑफ देयर लाइफ, ये भी ठीक है। नेट बुक वैल्यू ऑफ नॉन गिवेबल नेवर रीच वैल्यू, ये भी ठीक है, नील वैल्यू नहीं होती उसकी। Which statement about the reducing balance method of depreciation is not correct? A higher amount of depreciation is charged in the early year than in the later years. तो ये आपका आंसर है, क्योंकि वो गलत है, करेक्ट नहीं है। The financial year of Young ends on 31st March. He purchased a machine for 4,000. He estimated that it would have a useful life of 3 years and a residual value of 100. 4,000 minus 100, 3,900 divided by 1300 आ जाएगा। 4,000 में से 1300 माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा 2,700। ये पहले हम कर चुके हैं। 1,500 का लॉस, हमारा 1,200 का लॉस हो जाएगा बी का, क्योंकि 2,700 नेट बुक वैल्यू का एसेट आपने सेल की है 1,500 का, तो आपका लॉस हो जाएगा 1,200। On 1st April, commission receivable 210 was outstanding. Commission received during the year ended 31st March amounting to 4,850. Which journal entry should have been made in the financial year on 31st March? तो कमीशन रिसीव जो आउटस्टैंडिंग है बेटा वो हम माइनस कर देंगे 4,850 में से 210। ठीक है, तो आंसर जो आएगा उसकी एंट्री ए होगी, ये भी पहले आ चुका है, कमीशन रिसीवेबल टू इनकम स्टेटमेंट, ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वो कहता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% है, ऑन 1st जनवरी प्रोविजन 800 की दी हुई है। ट्रेड रिसीवेबल कहता है 13,400 है, ऑफ विच 600 वाज रिकॉर्डेड एज इररिकवरेबल। तो आप 13,400 में से 600 माइनस कर देंगे, जो आएगा 12,800, उसका आप निकाल लेंगे 0.05, वो 640 आ जाएगा, और 640 ही आपका आंसर है। बी इज गोइंग टू बी द आंसर, क्योंकि वो प्रीमियम टोटल पूछ रहा है कि वो कितनी बनेगी। आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट had been prepared, a trader discovered that closing inventory had been overvalued. What will be the effect of this error? बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री आप ज्यादा लिखेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी तो प्रॉफिट आपका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 30th अप्रैल 2022 ओवरस्टेट हो जाएगा। ठीक है जी, कैपिटल भी आपका ओवरस्टेट हो जाएगा, और अगले साल का कैपिटल जो है वो अंडरस्टेट हो जाएगा। ये क्यों सर? क्योंकि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है ना वो अगले साल की बन जाती है यार ओपनिंग इन्वेंट्री। उसका मतलब है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर आपने ज्यादा लिखी है तो इस साल तो वो क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी और प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कैपिटल भी बढ़ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हो जाएगी और आपका प्रॉफिट अंडरस्टेट कर जाएगा। तो ए आंसर है, ओवरस्टेटेड, ओवरस्टेटेड, अंडरस्टेटेड, ये नया ही है आपका। फिर ये आपकी व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ फी शोन इन द इनकम स्टेटमेंट ओड बाय क्लाइंट ऑन 1st अप्रैल, एक्रूड ब्रॉट डाउन है बेटा, ये एक्रूड कैरिड डाउन है, और फी रिसीव जो है कैश फिगर आपकी 22,500 है। तो 22,500 में एक्रूड कैरिड डाउन जो है बेटा वो ऐड हो जाएगा, और जो एक्रूड ब्रॉट डाउन है वो माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 19,500। ए इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस एमसीक्यूज, 19,500। जी जी, आप अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, बिल्कुल बनाएं। टी अकाउंट ओपन करेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे ओपनिंग एक्रूड ब्रॉट डाउन 4,500, क्रेडिट पर नीचे आ जाएगा एक्रूड कैरिड डाउन 1,500, कैश फिगर आ जाएगी क्रेडिट साइड पर, आपका आंसर आ जाएगा। विच आइटम वुड नॉट अपीयर इन द प्रिपरेशन अकाउंट ऑफ ए पार्टनरशिप? इंटरेस्ट चार्ज ऑन पार्टनर ड्राइंग आता है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन ये नहीं आता, बाकी सारा आता है। बी आंसर है, क्योंकि इंटरेस्ट पेड ऑन लोन आपको पता है एक्सपेंसेस में लिखते हैं हम, और करंट अकाउंट में आता है जरूर। कैरल डेनाइस आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट ऑन द रेशियो ऑफ 2:1। करंट अकाउंट दिए हुए 1 मई को और 1 मई 2022 को। शी हैड मेड नो ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट मेड बाय पार्टनरशिप इन द ईयर एंडेड 30th April? आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है जी? क्लोजिंग करंट अकाउंट 7,000, ठीक है जी, और वो डेबिट है ना, तो माइनस ओपनिंग प्लस ड्राइंग्स जीरो है, माइनस ओपनिंग करंट अकाउंट, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, वो माइनस है ना तो ऐड हो जाएंगे। तो आपका आंसर ए आ जाएगा, 9,000 इज गोइंग टू बी द आंसर। टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है ना,
9,000 उसका टोटल प्रॉफिट है। अगर आप डिवाइड करना चाहेंगे तो 6,000 और 3,000 बन जाएगा उन दोनों के दरमियान, सी और डी के दरमियान। क्लोजिंग करंट अकाउंट 7,000, ठीक है, माइनस ओपनिंग करंट अकाउंट, लेकिन वो माइनस में है डेबिट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7,000 प्लस 2,000, 9,000 आंसर आ जाएगा। ये भी नहीं आता। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? A debenture holder of a limited company is liable for the debts of the company. A partner is liable to pay business debts from personal assets. So, debenture holder of a limited company is liable for the debts of the company. नहीं. A partner is liable to pay business debts from personal assets. ये बात ठीक है. A shareholder of a limited company is responsible for the company's debts. No. A sole trader is responsible for all the debts of his business. Yes. 2 and 4 इसका आंसर है, सी आंसर है इसका, क्योंकि आपको पता है ना कि पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर जो है वो इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस नहीं होते, ठीक है ना, तो उनको जो पर्सनल एसेट्स हैं वो लाइबल होते हैं पेमेंट करने के लिए। व्हाट इज द करेक्ट अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, ये हमने पहले किया था 31820 में। कमीशन रिसीव एक्रूड जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और जो इंश्योरेंस प्रीपेड है वो भी ऐड हो जाएंगे। क्यों सर? इसलिए कि एक्रूड कमीशन जो है वो आप इनकम में ऐड कर देते हैं ना, इनकम में ऐड कर देते हैं तो रिटेन्ड अर्निंग्स में भी ऐड हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीपेड एक्सपेंसेस को कम करती है, तो आपने एक्सपेंसेस में से उसको क्या करना था, माइनस करना था, नहीं माइनस किया तो एक्सपेंस ज्यादा आपका शो हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम शो हो रहा है। ये भी आपको ऐड ही करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। मैं अभी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 31820 प्लस 450 प्लस 175, 32445, डी आंसर है आपका। दिस स्टेटमेंट अबाउट क्लब अकाउंट्स इज करेक्ट। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रॉन्ग। नॉन कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रॉन्ग। ओनली रेवेन्यू ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रॉन्ग। द क्लोजिंग बैलेंस इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिप्रेजेंट सरप्लस और डेफिसिट, ये भी रॉन्ग। तो कोई ना कोई तो एक करेक्ट है ना, तो हम देख लेते हैं कौन सा है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट इज राइट है। मैं समझाता हूँ आपको कैसे, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं, ये भी सही है, लेकिन नॉन कैश ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होती हैं। जैसे कि एक्सपेंसेस पेड, रेंट पे किया आपने 10,000 का, आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस में। और 500 का रेंट एक्रूड था, वो पे नहीं किया, वो भी आएगा ऐड होके। तो मतलब कैश एंड नॉन कैश दोनों आती है, ये मतलब है। तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग, यस, बी आंसर। स्पोर्ट्स क्लब प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव दी हुई है, आप इनकम अकाउंट इसका डेवलप करेंगे। एक ओपनिंग में बेटा पेड इन एडवांस है, कैश फिगर आपकी आती है क्रेडिट साइड पर, वो नीचे दी हुई है 8,800 की। और जो पेड इन एडवांस जो है आपकी, पेड इन एडवांस जो है 8,800 है। और पेड इन एडवांस जो आपको दी हुई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वो 450 की है। और पेड इन एडवांस ओपनिंग जो है वो 200 है। तो 200 इसमें बेटा जो है वो हम क्या कहते हैं उसे प्लस कर देंगे, और जो आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो भी आपका प्लस हो जाएगा, दोनों ही आपके प्लस हो जाएंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 9450। इसकी समझ नहीं आई, इसका बेटा टी अकाउंट जरा ओपन करो ना। अगर हम इसका टी अकाउंट ओपन करते हैं, जरा देखो जरा ये क्या बनेगा, ये देखो जरा। अगर हम इसका टी अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो आपका ये जो सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस है ये 200 इधर आएगा, अनअर्न्ड ब्रॉट डाउन, इन एडवांस ब्रॉट डाउन, क्रूड कैरिड डाउन किधर आएगा, वो इधर आ जाएगा। कैश किधर आ जाएगा, वो भी इधर ही आएगा 8,800। ये चक्कर है, इसलिए सारी ऐड होके इस साइड पे आ जाएंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से 945। ये चक्कर, इसलिए हमने इसको ऐसे सॉल्व किया। आगे चलते हैं जी। द वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग 6,200 है बेटा, ओपनिंग ऐड होता है, क्लोजिंग माइनस होता है, तो आपका इंक्रीज हो जाएगा 800 से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि ओपनिंग ऐड होता है ना, क्लोजिंग माइनस होता है, तो 800 से आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स कहता है आपने निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आप कैसे निकालेंगे, ओपनिंग फिनिश गुड्स 42,000 प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस परचेज ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स आपकी है 42,000 प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3,45,000 और प्लस 15,000 परचेज ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस 36,000 क्लोजिंग जो है आपकी 3,66,000 आपका आंसर आ जाएगा। डी इज गोइंग टू बी द आंसर।
मार्जिन कहता है दिया हुआ है 25%, सेल्स भी दी हुई है, तो मार्जिन तो आपको पता ही है कि यार सेल्स पे होता है। 1,70,000 का निकाल लेंगे 0.25, तो मार्जिन आपका आ जाएगा 42,500। छोटी सी मुझसे गलती हुई है, सेल्स रिटर्न भी आपने पहले माइनस करनी थी। तो सेल्स में से पहले सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 164,000। इसमें से बेटा 164,000 का 25% निकाल लेते हैं, तो आएगा 41,000, वो बेटा माइनस कर दूंगा मैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी आ जाएगी, वो आ जाएगी 123,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स है आपकी। अब परचेज आपको दी है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी बेटा, 6,000। सर कैसे, क्योंकि वो कह रहा है कि फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग है ना, तो ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है। अब कॉस्ट ऑफ सेल अगर 1,23,000 है और परचेजेस 1,29,000 है, उसका मतलब है 6,000 जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, वो आपने माइनस की है इसमें से 1,29,000 में से, तभी तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आई है 1,23,000। ये भी हमने उसको सॉल्व है वो करके मैंने आपको दिखा दिया है, नॉट दैट डिफिकल्ट, आसान है, बस आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। व्हाट वाज द परचेजेस फॉर द ईयर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दी हुई है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 आप करेंगे, ये भी हमने पिछले सवाल में पिछले सॉल्व किया हुआ है। 6,400 आपके पास आ जाएगी एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय 6,400 एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 5, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास आ जाएगी 6,400 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये आपका आ जाएगा 32,000। अब ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है जी आपकी, 32,000 के अंदर आप प्लस कर देंगे 6,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री और माइनस कर देंगे ओपनिंग इन्वेंट्री, तो आपके पास परचेजेस की अमाउंट आ जाएगी 31,200। 31,200 आपकी परचेजेस की अमाउंट आ जाएगी। Operator provided the following information, what was the profit margin? बेटा ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, आपका प्रॉफिट आ जाएगा 8,000 डिवाइडेड बाय 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 10% आपका आंसर आ जाएगा प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट ओवर सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट 8,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 80,000 इनटू 100, ए 10% इज द आंसर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहता है निकालना आपने, क्या करेंगे बेटा हम, कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी आप करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 24,000 का, डिवाइडेड बाय कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी 1,50,000 बनता है, इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16%। बी इज गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है जी, बी हमारा आंसर आ जाएगा, कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, वो आपका आ जाएगा 1,50,000, और प्रॉफिट आपका 24,000 है, वो इजीली जो है वो हम प्रॉफिट से डिवाइड करके उसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे, यानी 16% आपका आंसर आ जाएगा। ओके जी, Samuel at trader decided to issue statement of account each month. Which ratio does Samuel hope to improve? Hope to improve by doing this. That is trade receivable turnover ratio. But a statement of account is a document which is issued by the customer to by the supplier to the customer, giving him details of all the transactions relating to a particular month and also showing the balance due to him or due by him. Trade receivable turnover जो है वो हमारा आएगा। John rate of inventory turnover was 10 times in year 1 and 8 times in year 2. What may have caused the change in the inventory turnover ratio? बेटा कम हो गई ना inventory turnover ratio, इन्वेंट्री टर्न 10 थी पहले ना, अब 8 हो गई, तो फॉल इन डिमांड है, हायर सेल्स है, लोअर इन्वेंट्री लेवल्स हैं, या लोअर सेलिंग प्राइस है। ठीक है जी, तो आपका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है जी, तो इन्वेंट्री अगर कम होगी तो आपकी रेशो बढ़ेगी, तो सी आंसर नहीं है। फॉल इन डिमांड से दोनों चीजों में कमी आती है। ठीक है जी, हायर सेल्स या लोअर सेलिंग प्राइस, बेटा सेलिंग प्राइस जब आपकी कम हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग प्राइस कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल्स पे तो कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, अच्छा जी, तो हमारा आता है जी ट्रेडर प्रोवाइड द, ये आंसर क्या हम कर रहे थे, 31 था, तो ये आंसर है फॉल इन डिमांड। अच्छा, यानी अगर आपकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि फॉल इन डिमांड से आपकी सेल्स जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है जी, तो आपकी सेल्स जब
कम हो जाएगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आपकी डिक्रीज कर जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल आपकी डिक्रीज करेगी जिसकी वजह से रेशो कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वेंट्री आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये ठीक है, क्योंकि डिमांड जब आपकी कम हो जाएगी तो आपके इन्वेंट्री लेवल्स इंक्रीज करना शुरू हो जाएंगे और आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये ठीक है इसका आंसर। कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो आपकी कम होना शुरू हो जाएगी। फॉल इन डिमांड, डिमांड कम होगी, कॉस्ट ऑफ सेल भी कम हो जाएगी आपकी, लेकिन इन्वेंट्री लेवल्स आपके जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे। तो आपकी रेशो डिक्रीज करेगी। रेशो डिक्रीज तब करेगी जब इन्वेंट्री लेवल्स बढ़ेंगे और आपकी डिमांड कम हो जाएगी। तो स्टॉक आपका बिकेगा नहीं आपका स्टॉक, तो स्टॉक बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से इन्वेंट्री टर्नओवर डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। ठीक है। Maya had an annual revenue of 1 lakh. In year 1, her gross margin was 45% and her profit margin was 5%. In year 2, her gross margin was 40% and her profit margin was 3%. What happened to Maya's cost of sale and expenses in year 2? ठीक है जी। देखें, इसमें ना बेहतर तरीका ये है कि इसमें आप एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल तो मौजूद है, रेवेन्यू दिया हुआ है 1 लाख का। तो देखें, ग्रॉस मार्जिन 45% होगा, तो आपका ग्रॉस मार्जिन जो है वो कितना आ जाएगा, अगर हम देखें तो 45,000। और 5% अगर आपका प्रॉफिट है तो आपके एक्सपेंसेस 1 लाख का 5% 5,000। तो एक्सपेंसेस कितने आपके बनेंगे बेटा, 40,000 के एक्सपेंसेस बनेंगे। और आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स इस केस में कितनी बनेगी, 55। दूसरे केस में देख लें, ग्रॉस मार्जिन कितना है 40%, तो वो आता है 40,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होगी उस दूसरे केस में, 60,000 की। ठीक है जी। और 40 में से आप 3,000 माइनस करेंगे, 40% आपका है ना जीपी, माइनस प्रॉफिट मार्जिन 3,000 है, तो आपका 37,000 आपके आ जाएंगे एक्सपेंसेस। व्हाट हैपेंड इन द कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंसेस इन ईयर 2? कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज कर गई है, लेकिन एक्सपेंसेस जो है वो आपके डिक्रीज कर गई हैं। यानी ईयर 1 के मुकाबले में आपका जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो 55,000 से 60,000 हो गई, बढ़ गई है। जबकि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो लास्ट ईयर 40,000 थे, वो 37,000 हो गए, वो कम हो गए। तो सी आंसर इसका हमारा जो है वो बनेगा। देखते हैं, why would a bank manager be interested in the financial statement of a business? To calculate and assess the trade payable turnover, to check that the correct amount of tax is being paid, to ensure that employees are being paid the correct hourly rate, to ensure that funds are sufficient to cover loan interest. ठीक है जी। तो why would a bank manager be interested in the financial statement of a business? बैंक मैनेजर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस में क्यों इंटरेस्ट लेता है? बैंक मैनेजर to calculate and assess the trade payable turnover, to check that correct amount of tax is being paid, to ensure that employees are being paid the correct hourly rate, to ensure that funds are sufficient to cover loan interest. डी आंसर है इसका, क्योंकि बेटा बैंक मैनेजर ने लोन देना होता है ना आपको, तो बैंक मैनेजर यही देखेगा कि आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं कि आप लोन इंटरेस्ट जो है वो पे जो है वो कर सकें। ठीक है जी। तो उस वाले से हम देखेंगे। 34 में देखते हैं, revenue should only be regarded as earned when the legal title of goods and services passed from the seller to the buyer. ये कौन सा कॉन्सेप्ट है जी? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आपने इनकम हो गई है तो उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर गुड्स चली गई हैं आपके पास से, आप रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे आपको पैसे मिले हो या ना मिले। नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड। तो कंपेरेबिलिटी है, रेलिवेंस है, रिलायबिलिटी है या अंडरस्टैंडेबिलिटी है? वो कह रहा है जी ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड। तो क्या आंसर होगा इसका, बताएं। सर रिलायबिलिटी होगा। हाँ जी, रिलायबिलिटी आंसर होगा, यही है मेरे ख्याल में। क्योंकि रेलिवेंट का मतलब होता है कि रिलेटेड होना चाहिए, तो रिलायबिलिटी सी इसका आंसर है। तो ये हमने इंशाल्लाह एमसीक्यूज कर लिए। कल अब फिर नेक्स्ट पेपर हम सॉल्व करेंगे। ओके है। ओके सर।